रोहन एक मॉल में जाता है। वहां उसे 50,000 रुपए का एक स्मार्टफोन खरीदना होता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में केवल 5,000 रुपए होते हैं एंड उसके पास कैश नहीं होता है। तो नॉर्मली वो उसे नहीं खरीद सकता, लेकिन तभी वो अपना एक शाइनी प्लास्टिक कार्ड निकालता है, स्वाइप करता है, वो अप्रूव होता है और वो उस स्मार्टफोन को खरीद लेता है। नो कैश, नो यूपीआई, नो मनी इन हिज पॉकेट। देन वो उसे कैसे परचेज करता है? क्या बैंक ने उसे 50,000 रुपए गिफ्ट किए थे, या फिर क्या शॉप को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि हाँ भाई रोहन तुम इस फ़ोन को ले जाओ एंड पैसे बाद में दे देना? तो क्या हुआ? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। कुछ लोग इसे लाइफ सेवर कहते हैं, कुछ लोग इसे एक ट्रैप कहते हैं, कुछ लोग इसे एक कन्वीनियंट टूल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका यूज़ करके हम रिच हो गए, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके सालों के लिए कर्जे में फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक बैंक इनके थ्रू पैसे कैसे कमाता है, एक क्रेडिट कार्ड वर्क किस प्रकार से करता है, क्रेडिट कार्ड डेंजरस किस प्रकार से बन जाता है, एक क्रेडिट लिमिट क्या होती है और ये किस प्रकार से डिसाइड होती है, कौन किसको पे कर रहा होता है, एक क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्रेडिट कार्ड आपका सर्वेंट है या फिर आपका एक फ्यूचर फाइनेंशियल एनिमी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। एक क्रेडिट कार्ड मनी को बोरो करने के लिए एक परमिशन है, दैट्स इट। इसको ऐसे सोचो, आपका एक फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि जब कभी भी तेरे को पैसों की नीड हो तो तू मुझसे ले लेना, मैं तुझे 1,00,000 रुपए तक उधार पर पैसा दे सकता हूँ। तो जो उसने आपसे प्रॉमिस किया है, उसने आप पर जो भरोसा किया है कि मैं इसको अगर 1,00,000 रुपए उधार पर देता हूँ तो ये एक ऐसा इंसान है, ये मेरे को मेरा पैसा बाद में वापस कर देगा, तो उसे आप पर ट्रस्ट है। ये जो ट्रस्ट है यही एक क्रेडिट है। मतलब उसके बाद आप मार्केट में जाते हो, आप शॉपिंग करते हो, आपको 50,000 रुपए की नीड होती है, आप अपने उस फ्रेंड को बोलते हो कि मेरे को 50,000 रुपए की नीड है, तूने बोला था कि 1,00,000 रुपए तक मैं तुझसे कभी भी उधार ले सकता हूँ, तो आपका फ्रेंड आपको 50,000 रुपए यूपीआई कर देता है। अब आप जैसे चाहो उन पैसों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपके फ्रेंड ने जो आपसे प्रॉमिस किया था, फिर उसने आपको आपके कहने पर 50,000 रुपए पेमेंट सेंड कर दी थी एंड उसके बाद आपको परमिशन दे दी थी कि इस पैसे का इस्तेमाल आप जैसे चाहो आप इसको इस्तेमाल वैसे कर सकते हो। तो ये जो परमिशन है यही एक क्रेडिट है। सेम ऐसे ही क्रेडिट कार्ड भी वर्क करता है। बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी कि आप 1,00,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड इसके लिए हम आपको एक कार्ड दे रहे हैं, तो आप इसको स्वाइप करना एंड हम आपकी तरफ से पेमेंट कर देंगे। तो बेसिकली लिमिट कितनी भी हो सकती है, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 50,00,000, व्हाटएवर। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पैसा है ये आपका नहीं है, आपने केवल और केवल इस पैसे को अभी बोरो किया है, जिसको आपको रीपे करना बाकी है। अब बात आती है कि जो क्रेडिट लिमिट है ये किस प्रकार से डिसाइड होती है। भाई आप दो पर्सन्स देख रहे हो सामने, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए की जो क्रेडिट लिमिट है वो है 10,000 रुपये, वहीं पर्सन बी की क्रेडिट लिमिट है 1,00,000 रुपये, कि वो पर्सन ए तो 10,000 रुपये की शॉपिंग कर सकता है उधारी पर एंड जो पर्सन बी है वो 1,00,000 रुपये तक ही कर सकता है। तो जो क्रेडिट लिमिट है ये किस प्रकार से डिसाइड होती है? क्योंकि मान लो बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दी एंड आप जब पेमेंट करने जा रहे हो आपका बिल बन रहा है 1,50,000 रुपए का, लेकिन बैंक बोल रहा है कि आपकी लिमिट है 1,00,000 रुपए, हम केवल और केवल आपके बिहाफ पर 1,00,000 रुपए ही पे करेंगे, इससे ऊपर नहीं, बिकॉज दैट्स योर क्रेडिट लिमिट। तो ये किस प्रकार से डिसाइड होती है? इसमें नंबर 1 फैक्टर होता है योर इनकम, कि आपकी इनकम कितनी है। बैंक ये देखती है कि इस पर्सन की इनकम एटलीस्ट इतनी तो हो कि हमारे अमाउंट को रीपे कर सके। आपका फ्रेंड आपको 1,00,000 रुपए उधार इसलिए दे रहा था, उसे पता था कि आप एक सैलरी पर्सन हो, आप पैसे कमाते हो, अभी इस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जैसे आपकी सैलरी आएगी आप उसका अमाउंट रीपे कर दोगे। तो ऐसे बैंक ये देख रही है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। अगर इनकम आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो ये क्रेडिट लिमिट कम रहेगी। एक पर्सन है राहुल, वो अर्न करता है एक महीने में 20,000 रुपये, वहीं दूसरा पर्सन है कृष, वो अर्न करता है एक महीने में 2,00,000 रुपए। तो बैंक किसे हायर क्रेडिट लिमिट देने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी? ऑब्वियसली कृष को, क्योंकि कृष की जो मंथली इनकम है वो राहुल से बहुत ज़्यादा है। सेकंड फैक्टर होता है योर क्रेडिट स्कोर। एक क्रेडिट स्कोर एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि ये दिखाता है कि ये जो इंसान है ये टाइम पर लोन पे कर रहा है, ये क्रेडिट कार्ड्स बिल की पेमेंट भी टाइम पर करता है, ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से बैंक को उस पर्सन पर ट्रस्ट हो जाता है। ये एक नंबर्स के थ्रू शो होता रहता है एंड अगर ये नंबर हायर है इसका मतलब इस इंसान का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है।
एंड बैंक का उस इंसान पर अब भरोसा बढ़ चुका है तो वो उसके क्रेडिट लिमिट को हायर कर देंगे। लेकिन यदि क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड उनकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। थर्ड फैक्टर है योर एग्जिस्टिंग लोन्स, मतलब यदि पहले से ही आपने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं तो बैंक ये देखेगी कि यार इसने तो पहले से इतने सारे लोन ले रखे हैं, लाइक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो आपकी इनकम का पहले से ही एक हिस्सा कमिटेड है। तो बैंक को जो भी पता है कि इस इंसान का पहले से ही एक हिस्सा लोन्स के लिए, लोन्स को रीपे करने के लिए कमिटेड है, तो वो हमारे लोन्स को हो सकता है रीपे ना करें। तो इस ऐसे लोगों की जो क्रेडिट लिमिट होती है, ऐसे में बैंक थोड़े कॉशियस होते हैं एंड इनकी क्रेडिट लिमिट को कम रखते हैं। फोर्थ फैक्टर है योर रिलेशनशिप विद बैंक, कि आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? अगर आपके बैंक में पहले से ही अकाउंट है, एफडीज है, रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, गुड बैलेंस है, मतलब कि तो इसके थ्रू बैंक को पहले से ही आपका फाइनेंशियल बिहेवियर पता होता है, जिसके थ्रू जो क्रेडिट कार्ड्स की जो लिमिट है वो हायर होती है। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड काम किस प्रकार से करता है। भाई आपने क्रेडिट कार्ड ले तो लिया, अब कह रहे हो कि भाई मेरी सैलरी भी अच्छी है तो क्यों ना मैं अपनी सैलरी से ही पेमेंट कर दूंगा। भाई मेरी बैंक में मेरे अकाउंट्स भी हैं, मेरा भले ही मेरा रिलेशनशिप बैंक के साथ अच्छा है तो मुझे क्रेडिट कार्ड लेने की नीड ही क्या है। सबसे पहले एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल है। आप कहीं पे जा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मैं अपने साथ कैश को कैरी नहीं कर सकता हूँ, तो आप कन्वीनियंटली क्रेडिट कार्ड को रख लेते हो कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दूंगा एंड जो मेरे को ग्रेस पीरियड मिलेगा उसमें मैं इस क्रेडिट कार्ड के लोन को रीपे कर दूंगा। या फिर आपका पैसा है वो कहीं इन्वेस्टेड है, आपने सोचा कि 1 महीने बाद मुझे इस पर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 महीने तक वैसे भी क्रेडिट कार्ड्स पे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तब आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी एंड 1 महीने बाद जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आपको मिलेंगी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दोगे। या फिर आप एक सैलरी पर्सन हो, आपको आज ही इंपॉर्टेंटली कोई सामान परचेज करना है, शॉपिंग करनी है, लेकिन आपकी सैलरी आएगी मंथ के एंड में, तो आप क्या करोगे? आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे और जैसे ही सैलरी आएगी आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर दोगे। लेकिन अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड काम किस प्रकार से करता है। देखो, एक क्रेडिट कार्ड ने आपको परमिशन दी कि आप 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट आपकी है एंड आप 1 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हो। आपके बिहाफ पर बैंक इसकी पेमेंट करेगा। आप एक शॉप पर जाते हो, आप वहां से एक 70,000 रुपए का लैपटॉप खरीदते हो, आप कहते हो कि भाई मैं पेमेंट करूंगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो तो जो बैंक है, बैंक आपके बिहाफ पर सेलर को पेमेंट कर देता है, सेलर को उसके पैसे मिल गए, आपको अब पेमेंट करने की कोई नीड नहीं है, बैंक इसमें इन्वॉल्व हो गया क्योंकि वो पेमेंट जो है वो बैंक ने की थी, आपको अपना लैपटॉप अब मिल गया। लेकिन अब बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी लिमिट से इस अमाउंट को डिडक्ट कर देगा कि भाई 1 लाख रुपए में से आपने 70,000 रुपए का जो लोन, 70,000 रुपए आपने खर्च कर लिए हैं, अब आपके 30,000 रुपए की लिमिट और रह गई है। और जब आपकी बिलिंग साइकिल कंप्लीट होगी, बैंक आपको आपके 70,000 रुपए का एक बिल भेजेगा कि भाई आप अपने इस अमाउंट को रीपे कर दो एंड आपको एक ड्यू डेट मिल जाती है कि इस डेट तक आप इस अमाउंट को पे कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। अब आपने उस ड्यू डेट तक इस अमाउंट को रीपे कर दिया, आप पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि टाइम पर पेमेंट नहीं हुई तो एक हाई इंटरेस्ट इस पर चार्ज किया जाता है। चलो बात करते हैं कि बैंक्स इनके थ्रू पैसे कैसे कमाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि बैंक्स कॉन्स्टेंटली लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं सर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल, मैडम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। तो वो इतने डेस्परेट क्यों रहते हैं कि आप उनके जो पैसा है उसको उधार पे लो एंड उसको आप स्पेंड करो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। एक बैंक क्रेडिट कार्ड से कई तरीकों से पैसा कमाता है, जिसमें नंबर 1 आता है मर्चेंट फी, द हिडन रेवेन्यू। देखो, जब कभी भी हम अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं ना, तो उसका 100% अमाउंट सेलर को नहीं जाता है। अब मान के चलो कि आप एक शू शॉप पर जाते हो, आपको वहाँ से शू खरीदने हैं, आपने 10,000 रुपए के शू खरीदे एंड आपने पेमेंट के लिए चुना क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा। अब जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, आपने पे किए केवल 10,000 रुपए ही, लेकिन सेलर के पास पूरे 10,000 रुपए नहीं जाएंगे, उसके पास उसमें से कुछ % हिस्सा कट हो जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस बैंक के पास जिसने आपके क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया था एंड उस पेमेंट नेटवर्क के पास जिसके थ्रू आपने पेमेंट की थी। आपने 10,000 रुपए के शू खरीदे थे, मान लेते हैं कि ये जो इंटरचेंजेबल फी है ये है 2%, तो इसमें से जो 200 रुपए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बैंक के पास एंड पेमेंट नेटवर्क के पास। तो अब जो सेलर है, सेलर के पास जाएंगे 9,800 रुपीज, नॉट 10,000 रुपीज। अब आप कहोगे कि इससे तो सेलर का नुकसान हुआ, भाई अगर मैंने कैश में पेमेंट की होती तब तो फिर सेलर का इसमें फायदा होता।
मतलब सेलर के पास पूरे के पूरे 10 के 10,000 रुपये जाते, लेकिन यहाँ पर तो सेलर को 200 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपडेट हो चुकी है, अब बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक शॉप पर जाते हो, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने कस्टमर्स को लूज़ कर रहे हैं। भाई कस्टमर क्या बोलेगा, आप क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है मैं दूसरी शॉप पर चला जाता हूँ जो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ से खरीद लूँगा। तो ऐसे में सेलर का अल्टीमेट लॉस हो जाता है। तो ऐसे में सेलर्स है वो क्या करते हैं, वो उस अमाउंट में पहले से उन्होंने मार्जिन ऐड कर दिया। तो ऐसे बेसिकली कैश पेयर्स को नुकसान भी होता है, एंड जो क्रेडिट पेयर्स है ये तो पेमेंट उतनी कर ही रही हैं। तो ऐसे में बेसिकली उन्होंने 10,000 रुपये में आपको सामान बेच दिया। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होने का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, इसके थ्रू जो ये परचेजेस है ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगी हैं, और भी ज़्यादा हैवी परचेजेस लोग करने लगे हैं। क्योंकि जब हम कैश पेमेंट करते हैं तब वो जो पेन है वो तुरंत फील होता है कि हमारे हाथ से कुछ कैश चला गया। लेकिन जब हम कार्ड्स के थ्रू UPI ऐसे पेमेंट करते हैं तब वो फील नहीं होती कि यार कुछ गया हमारे पास। तो इस प्रकार से जो परचेजेस है वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। सेलर्स को भी इस बात के बारे में मालूम है, एक साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी ट्रैप के थ्रू ये सब कुछ किया जाता है। और जब मिलियंस ऑफ लोग इस प्रकार से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जो बैंक को इस मर्चेंट फी से एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है। सेकेंड उनका सोर्स होता है उनका द बिग अर्नर इंटरेस्ट, APR, एनुअल परसेंटेज रेट। मतलब कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, आपको ड्यू डेट भी मिल चुकी है, अगर आपने ड्यू डेट तक अपने उस अमाउंट की पेमेंट नहीं की तो आपके पूरे के पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी जो रेट्स है वो बहुत हाई होती है। यूजुअली ये 30% से लेकर के 45% तक होती है। और यहीं से इनके यूजर्स का एक डेट ट्रैप शुरू हो जाता है। मतलब वो एक तरीके से उस कर्जे में अब फंसते चले जाने वाले हैं। भाई मान लो कि आपने 50,000 रुपये की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, आप उस अमाउंट को ड्यू डेट तक रीपे नहीं कर पाए। 1 साल बाद 40% का इंटरेस्ट मिलाकर ये अमाउंट हो जाएगा 70,000 रुपये। मतलब जो 50,000 रुपये थे, बीच में आपने कोई शॉपिंग नहीं की, लेकिन अब 1 साल बाद आपको पे करने पड़ेंगे 70,000 रुपये। तो बैंक्स को वो कस्टमर्स बहुत पसंद होते हैं जो फुली पेमेंट नहीं करते। इन्हीं से बैंक को ह्यूज प्रॉफिट होता है। और फिर ये कैसे डेंजरस लूप बन जाता है, इसमें आता है मिनिमम पेमेंट। मान लो कि अमन का क्रेडिट बिल था 50,000 रुपये, लेकिन वो टाइमली पे नहीं कर पाया। बैंक उससे कहता है आप टेंशन मत लो, आप बस एक मिनिमम अमाउंट पे कर दो, हम आपके क्रेडिट कार्ड को ना तो ब्लॉक करेंगे, ना ही हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे, एंड ना ही आप पर कोई भी लेट फी लगाएंगे। तो अमन बड़ा खुश हो जाता है कि बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई लेट फी भी पे नहीं करनी पड़ेगी, ना ही मेरा कार्ड डीएक्टिवेट होगा, बस एक मिनिमम अमाउंट ही तो पे करना है। उन्होंने बोला कि आप बस हमें 2,500 रुपये आप हमें पे कर दो। लेकिन ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, आपका जो 47,500 रुपये बचे, अब इस पर इंटरेस्ट बनना शुरू हो चुका है। अब जब आप नेक्स्ट मंथ पे करोगे, अब 47,500 रुपये पर इंटरेस्ट बनकर ये हो चुका है 48,000 रुपये। आपने फिर से मिनिमम पेमेंट कर दी 2,500 रुपये की। तो नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट करोगे तो आप रिमेनिंग बैलेंस पर नहीं करोगे, बल्कि आप इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। एक नेगेटिव कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। एक नॉर्मल कंपाउंडिंग में हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ही पे किए जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार एक डेंजरस लूप बन जाता है। लेकिन क्या होगा यदि आप कभी भी पेमेंट करो ही ना? आपने कहा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब इसकी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अब नहीं करने वाला। यदि कोई यूज़र टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट को पे करना बंद कर देती है, तो बैंक अब उस इंसान के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो अब भी उसके साथ नाइसली बिहेव करेंगे कि सर आप मिनिमम पेमेंट कर दो, सर आप ये। अब भाई उसने साफ मना कर दिया कि मेरे को पेमेंट नहीं करनी है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले बैंक उसके ऊपर लेट फी चार्ज कर देता है। पहले से ही जो बिल था वो 50,000 रुपये का था, अब वो लेट फी लगकर हो गया 55,000 रुपये। इंटरेस्ट स्काई रॉकेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बनकर कि वो बहुत बड़ा अमाउंट एक बन जाता है। बैंक यूजर को SMS, कॉल्स, ईमेल्स भेजने लगते हैं, एंड उसके बाद उसके कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि मतलब अगर फ्यूचर में उस यूजर को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन चाहिए हो तो उसे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो चुका है। उसके बाद उस यूजर को एक दिन में कई बार कॉल्स आने लगते हैं, एंड वे उसके बाद यूजर के होम या ऑफिस तक भी जा सकते अपनी पेमेंट की डिमांड करने के लिए, एंड उसके बाद उस यूजर पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता। तो इससे अगर उसने तब भी मना कर दे कि मेरे को पेमेंट नहीं करनी, तो आगे चलकर उसके लिए फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर उसे कहीं जॉब करनी है, किसी कंपनी में जॉब करनी है, कोई कंपनी यदि ये देख रही है कि उसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, तो उसमें सब कुछ जाहिर हो रहा है कि ये इंसान किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से उसको फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ जाती है। तो अब सोचो कि क्रेडिट कार्ड बुरा है या फिर अच्छा।
देखो, एक जो नाइफ होता है, एक चाकू, वो हार्मफुल भी होता है, लेकिन एक किचन का एक मोस्ट नेसेसरी टूल भी होता है। अब प्रॉब्लम टूल में नहीं है, प्रॉब्लम नाइफ नहीं है कि भाई नाइफ, बात ये आती है कि आप उस नाइफ का इस्तेमाल कैसे करते हो। एंड सेम विद क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो कि डिसिप्लिन्ड है, टाइमली अपना अमाउंट पे कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, जो अपना फुल बिल टाइम पर पे कर देते हैं, कोई भी जो अमाउंट है उसको ड्यू डेट तक नहीं छोड़ते हैं। एंड उन यूजर्स के लिए बहुत बुरा है जो इम्पल्सिव शॉपर्स हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट देखा, वो पसंद आ गया एंड तुरंत उसकी शॉपिंग कर ली बिना सोचे समझे कि फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो फ्रीक्वेंट ओवर स्पेंडर्स हैं या फिर जो लोग पहले से ही डेट में हैं,